रखा है और हम इस पाठ का शुरुआत करते हैं सीमा जी से। तो सीमा जी का संक्षिप्त परिचय देना। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हो? ठीक है। तो फिर से हाँ कुछ बोल, मैं उनका परिचय देती हूँ। जी, मैं परिचय देती हूँ उनका। वो सीमा जी ने लुधियाना से है और उन्होंने स्नातकोत्तर हिंदी की शिक्षा की है। साहित्यिक उपलब्धियों में उनका लेखन गद्य और पद्य दोनों विधाओं में प्रकाशित पुस्तकें मन की देहरी से हाल में ही प्रकाशित किया उन्होंने। बहुत बहुत ही बधाई हो आपको सीमा जी, नए पुस्तक की प्रकाशनी पे। और उनकी प्रथम काव्य संग्रह है ये। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत से साझा संग्रह और पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन भी कर चुके हैं वो। और बहुत जगमग दीप ज्योति पत्रिका में अतिथि संपादक भी रही हैं। पुरस्कार भी मिला उन्हें। शुभ तारिका पत्रिका में उनकी कहानी 7 वचन को 2017 में तृतीय पुरस्कार मिला था। और गृह स्वामिनी द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी की स्मृति में आयोजित प्रतियोगिताओं में 2 बार पुरस्कृत रह चुकी हैं। तो काफी बड़ी हस्ती हमारे सामने आज फिर से जुड़ी है और फिर से अपनी कविता प्रस्तुत करेंगी। वर्तमान में वो महिला काव्य मंच लुधियाना इकाई में अध्यक्ष और गृह स्वामिनी में पंजाब एम्बेसडर के रूप से कार्यरत हैं। तो सीमा जी, आप अपनी कविता पढ़ सकती हैं। जी, धन्यवाद देती हूँ मैं। आइए। ये कभी तो माइक बंद करेंगे तो एक जना बोले तो आवाज क्लियर आती है। जी जी जी, मैं माइक बंद करती हूँ। जब एक जना पढ़ रहा हो तो बाकी सब बंद। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक कविता है या व्यंग्य है, जैसे मर्जी समझ लीजिएगा। वह कवि बनना चाहता था। जो आजकल के हालात है, इसमें हर शख्स रचनाकार बन रहा है, हर शख्स कवि कहलाना चाहता है अपनी भावनाओं को जैसे भी, पर उसमें वह सफल क्यों नहीं हो पाता, इसके पीछे क्या वजह है, वो इस कविता में है। वह कवि बनना चाहता था और कविता लिखने की जद्दोजहद में वह नित नए विषयों की करता रहता था तलाश। उनमें से कुछ लीक से हटकर करता था चुनाव। कुछ अद्भुत, कुछ अनूठे से होते थे उसके शाकार। बनाना चाहता था वह खुद का एक अलग मुकाम। नहीं लिखता था वह नायिका के अभिसार पर और ना लिखता था सैनिकों पर हुए वार पर। उसके विषयों में नहीं थी बच्चों की खिलकारियां, ना गांव के गोरियों की थी अटकेलियां। उनमें से तो कुछ अनूठे ही चलन होते थे, किसी दूसरी दुनिया के ही प्रकरण होते थे। अंतरिक्ष तक होती थी ऊंची उड़ान उसकी, मानो एलियन से भी हो पहचान उसकी। अपने ख्वाबों की एक अलग दुनिया बनाए रहता था। फिर तो तरन्नुम में गीत भी उन्हीं के कहता था। और फिर शुरू होती थी प्रक्रिया काव्य सृजन की, शब्दों के साथ भावों को पिरोकर उन्नयन की। अपने सपनों को पंख देने की इस कवायद में वह करने लगा था नित नए शब्दों की खोज, नई उपमाओं का सफर। सुर, लय और ताल का रखता था पूरा ख्याल। भारी भरकम शब्दों को बिछाते हुए माया जाल। भ्रमित अपने अंतस को यूं ही करने लगा। नई नई कविताओं का वो संकलन करने लगा। संवेदनाओं से शून्य एक संसार रच डाला। अर्थहीन शब्दों को छंदों से अलंकृत कर डाला। कविता रचने की कोशिश में वह जी जान लगा देता था। हाँ, सच में वह बहुत सुंदर कविता कहता था। अब बारी आई थी उसे पढ़ने की, पाठकों द्वारा चिंतन मनन करने की।
पुस्तक के आवरण ने तो मन को खूब बहलाया, सुंदर से शीर्षक ने भी जी को ललचाया। बाजारीकरण के सारे दावों को अपनाया उसने, पुस्तक को हाथों हाथ बिकवाया उसने। हर जगह चर्चाओं में खूब रहा छाया, पुस्तक के रिव्यू ने पाठक को भी भरमाया। शब्द शब्द करके जब वह पढ़ने लगा, कुछ ही पंक्तियों में सिर धुनने लगा। शब्दकोश को साथ रखना पड़ा, गूगल पर जाकर भी सर मथना पड़ा। भावों की भी कोई तारतम्यता ना थी, रूह को छू ले ऐसी कोई क्षमता ना थी। जी जान से बेशक सृजित की गई थी, पर आत्मा की उनमें कोई कमी सी थी। कविताओं के नाम पर क्या क्या नहीं छपाया गया था, उसके एहसासों का भी मजाक बनाया गया था। ठगे जाने पर पाठक अब भी चकित था, क्या यही कविता है? वह भ्रमित था। पर दूसरी तरफ महफिलों में कवि जी की अनुपम कृति पर तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे थे, कवि जी पुरस्कृत किए जा रहे थे। अभिजाते वर्ग का एक हिस्सा मंचों पर विराजमान होकर परिचर्चा में तल्लीन था, पर बेचारा सामान्य सा पाठक कविताओं के भीतर तक डूबकर अर्थ न समझने की कोशिश में अभी भी लीन था। कवि जी मंद मंद मुस्कुराए जा रहे थे, अल्प बुद्धि पाठक की खिल्ली उड़ाए जा रहे थे। काव्य जगत में नाम कमाने का उनका मकसद पूर्ण हो चुका था। कवि बनने के शौक में बेचारे विकृत काव्य का भी महिमा मंडन हो चुका था। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलग रचना थी श्रीमान जी। बहुत ही मजा आया, बहुत ही अर्थ था उसमें छुपा हुआ। और निशीत टंकर जी, आपको आपका माइक बंद है, आप बोल लीजिए। मैं जी, तो मैं जो कहना चाहता हूँ मुझे याद दिला रहा है, कुछ महीने पहले की बात है। 11 फरवरी है। इसी वर्ष 11 फरवरी को मैं हॉस्पिटल में था और मेरे पिताजी हॉस्पिटल में बेड में थे। बहुत दिनों के बाद मैंने उन्हें काफी चुप देखा, ना वो बोल रहे थे ना कुछ कह रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत शांत हो, लेकिन मन ही मन एक डर सताया जा रहा था। उसी समय मैंने बैठ के कुछ पंक्तियां लिखी थी, मैं सुनाना चाहूंगा। वो हसरतें, वो शरारतें, वो हसरतें, वो शरारतें, वो जज्बात, वो मुलाकात। वो हसरतें, वो शरारतें, वो जज्बात, वो मुलाकात, वो मुस्कान, वो समर्पण। जो जीवन भर जो उन्होंने एक अपने कार्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो समर्पण किया था, मुझे अनायास याद आ गया। वो मुस्कान, वो समर्पण, वो अपनापन, वो प्यार, वो दुलार। वो हसरतें, वो शरारतें, वो जज्बात, वो मुलाकात, वो मुस्कान, वो समर्पण, वो अपनापन, वो प्यार, वो दुलार। सोचता हूँ, उस समय मैं सोच रहा था, सोचता हूँ वो सब कुछ एक बार फिर वापस हो। सोचता हूँ वो सब कुछ एक बार फिर वापस हो, रोशनी में दिखाई दे उनका वही चेहरा जो विश्वास से ओतप्रोत अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता, जो कभी और अभी भी लाचार नहीं है, जो कभी और अभी भी लाचार नहीं है। एक लाइफ का डेडिकेशन और हार्ड वर्क होता है, मैंने उनमें देखा। उन्होंने जिंदगी में फाइट किया। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरी कविता उसी को दर्शाती थी, बट दुर्भाग्यवश कुछ घंटे बाद ही उनका निधन हो गया और वो हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद, इस कविता के बाद मैं बताना चाहूंगा दूसरी कविता। जिंदगी ने जो भी दिया अपना समझ उसको जिया। जिंदगी ने जो भी दिया अपना समझ उसको जिया। कांटे की चुभन कभी, फूलों की खुशबू कभी,
कांटे की चुभन कभी, फूलों की खुशबू कभी, कर्म पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, कर्म पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। और अंत में मैं फिर एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा 2-4 लाइनों का, उसके बाद मैं मुख्य कविता पे आता हूँ। हम लोग जो रिश्तों को निभाते हैं उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपको जो बोलते हैं ना, जो टिकट फॉर ग्रांटेड वैसा लेते हैं। वो आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाते और आप उसको व्यक्त भी नहीं कर पाते। कभी कभी लगता है कि रिश्तों को समझने की हमें जरूरत है। इसी भावना से मैंने ये कुछ 2-4 पंक्तियां लिखी हैं, आपको सुनाना चाहता हूँ। ना वहम न कोई अपेक्षा हो, ना वहम न कोई अपेक्षा हो, न कटु सत्यों की समीक्षा हो, न वहम न कोई अपेक्षा हो, न कटु सत्यों की समीक्षा हो। हाँ अभी थोड़ा गुणगान करो, कुछ मेरा भी सम्मान करो। हाँ अभी थोड़ा गुणगान करो, कुछ मेरा भी सम्मान करो। न कुछ पाने की इच्छा हो, न रिश्तों की परीक्षा हो, न कुछ पाने की इच्छा हो, न रिश्तों की परीक्षा हो। 2 शब्द प्रेम के जो कह दो, मैं याद रखूंगा जीवन भर। 2 शब्द प्रेम के जो कह दो, मैं याद रखूंगा जीवन भर। कभी कभी छोटी सी बातें, प्रेम के 2 शब्द हमें जिंदगी भर याद हमारे दिल में बस जाते हैं। और अंत में वक्त के झरोखे से कई यादें धूमिल सी हो रही हैं। वक्त के झरोखे से कई यादें धूमिल सी हो रही हैं। कुछ मासूम चेहरे आंगन में खेलते, कुछ मासूम चेहरे आंगन में खेलते, कुछ मुस्कुराते, कुछ गुनगुनाते, कुछ धीमी स्वर में आप बीती सुनाते। कई उलझने हैं, कई प्रश्न भी है पूछ रहे, कई उलझने हैं, कई प्रश्न भी है पूछ रहे। वो कौन है, वो कौन है जो वक्त के झरोखे से सदा झांकते हैं। वो कौन है जो वक्त के झरोखे से सदा झांकते हैं। वो कौन है जो रहते हैं एक एहसास बनकर हर पल हमारे साथ साथ। वो कौन है जो रहते हैं एक एहसास बनकर हर पल हमारे साथ साथ। उन स्मृतियों के मध्य जीती मेरे काव्य की ये पंक्तियां, उन स्मृतियों के मध्य जीती मेरे काव्य की ये पंक्तियां। मानो एक चिरंतन भाव हो जो उनसे कह रही हो, मानो एक चिरंतन भाव हो जो उनसे कह रही हो। तुम अपने थे, अपने हो, अपने ही रहोगे। और तुम्हें कभी भूल जाऊं निश्चित ऐसी भूल कभी कर सकता नहीं। तुम्हें कभी भूल जाऊं निश्चित ऐसी भूल कभी कर सकता नहीं। धन्यवाद। निशित अंकल जी, आपका तो मैंने इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा था आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सीमा जी की कविता पे, तो वो बीच में रह गया। तो आपकी तो कविताएं वैसे भी बहुत ही ज्यादा ही सराहनीय होती ही है, उस पर कुछ कोई शक दो राय कुछ भी नहीं है। और खास करके जो आखिरी जो कविता थी, जो मुख्य कविता थी आपकी, वो कुछ गजल जैसी लग रही थी। कुछ बीच में आपने अपना नाम लेके किया, तो गजल के एंड में भी ये होता है कि अंत में भी होता है ऐसा। तो बहुत ही सभी मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने लोग, इतने कवित्री बाकी सारी कवित्रियां ही हैं, एक ही कवि है हमारे समक्ष, तो मेरे ख्याल से सब सहमत होंगी मेरी बात से कि उनकी पहली जो 2 छोटी कविताएं थी वो तो अद्भुत थी ही। हाँ, बहुत लोग हमें ग्रांटेड ले लेते हैं, तो उसमें जो आपने राइम करके जो कविता लिखी थी वो बहुत ही अच्छी थी। और आखिर वाली तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अगर किसी और को कुछ ऐड करना हो, कुछ जोड़ना हो, तो आप बोल सकते हैं माइक खोल के। ऐसा नहीं है कि अपना टर्न नहीं बोलेंगे, आप बोल सकते हैं बीच में। बहुत भावपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। निसंदेह पिता को खोना बहुत दुखद होता है, बहुत हमारे भावनाएं जुड़ी होती हैं अपने पेरेंट्स से। तो निसंदेह हम इतनी जल्दी अपने आप को अभिव्यक्त कर भी नहीं पाते हैं, फिर भी हम लेखकों को, हम कवियों को भगवान ने शायद ये हमें
क्षमता दी है कि हम अपनी पीड़ा को, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। कविता के माध्यम से प्रकट सकते हैं। आपने भी पिछली बार आपने भी शायद किसी को खोया था, तो आपने भी कुछ एक कविता प्रस्तुत की थी जो मुझे याद है। जी हाँ, आपकी भी। हाँ जी जी। तो काफी जी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबका बहुत स्वागत है। और निश्चित भैया को मैं पिछले 30 वर्षों से जानती हूँ और हमारा 30 वर्षों का साथ है। फैमिली एक तरह से हम लोग, वी आर लाइक एक्सटेंडेड फैमिली। और हम लोग, मेरे हस्बैंड और निश्चित भैया सब साथ में काम करते थे। तो निश्चित भैया की क्रिएटिविटी को मैं शुरू से ही पहचानती हूँ और बहुत गहन अनुभूति ली उनकी कविताएं होती हैं। और मतलब कहीं ना कहीं आपको उसके हृदय को बहुत स्पर्श करती है। निश्चित भैया की कविताओं पे एक गहरी संवेदना होती है। तो मैं तो हमेशा उनके यूट्यूब पे वीडियोज आते मैं जरूर देखती हूँ और प्रेरणा लेती हूँ, कहीं ना कहीं उनसे सीखने का भी प्रयास करती हूँ। और हमारे लिए सबसे दुखद रहा कि निश्चित भैया जी ने अपने पिताजी को खो दिया। पिछले वर्ष 27 अप्रैल को मैंने भी अपने पिताजी को खोया था। कोरोना ने उनको ग्रसित कर लिया था और दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं है। तो ये दुख, निश्चित भैया का जो दुख है वो मैं बहुत गहराई से अनुभव कर सकती हूँ, क्योंकि पिता मेरे लिए, हम सब के लिए क्या होते हैं, एक साहिबान होते हैं, उनको खोना बहुत दुखद होता है। तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी देती हूँ। और जो होता है मैं मानती हूँ ईश्वर ने इतनी उम्र लिखी कि उतना ही हमारा साथ लिखा। तो मैं बस इतना धन्यवाद के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद सबको इतने अच्छे भाव मेरे प्रति व्यक्त करने के लिए। आप सबों का धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि ये जो हम लोग जो एक प्रयास हमारा है वो आगे बढ़ता रहे। रुबीना, ओवर टू यू। जी, रचना जी और श्रीतमा, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग दोनों नए हैं यहाँ पे, तो पहले बोलने का समय नहीं मिला, अचानक से आई और शुरू हो गया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। ये मंच आप लोगों के लिए भी शायद कुछ आदान प्रदान करने का यहाँ पे मंच रखा है हमने, तो कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ सिखाने को भी मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी इस कविता पाठ को। अगली हमारी कवित्री जो आगे आने वाली अर्चना जी आपका मैं थोड़ा परिचय दे दूं, उसके बाद आप अपनी कविता प्रस्तुत करेंगी। आप इस कार्यक्रम में दूसरी बार हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने शिक्षण किया है अपना MA द्वय अर्थशास्त्र हिंदी, आपका वो भी रहा, और BEd भी किया है आपने। तो और आपकी प्रकाशित कृतियां हैं विहान के फूल, जो कि काव्य संग्रह है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी आपकी आलेख, संस्मरण, कविता, निबंध, शोध पत्र एवं अन्य रचना क्रम में है, जो कि बहुत सारी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों जैसे सृजन ऑस्ट्रेलिया, अंतरराष्ट्रीय जगह में भी आपने अपना ये किया है, अपना प्रकाशन ही किया है। और आशा करती हूँ आप, बहुत सारा सम्मान भी मिला है आपको, जैसे कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया गया आपको। भोजपुरी सोल ऑफ द मिलियन सांस्कृतिक मंच द्वारा उत्कृष्ट लेखन के लिए सम्मानित किए हैं। और आप मुंबई, अभी भी मुंबई से हैं, मुंबई में ही है आपका पता अर्चना जी? अभी भी मुंबई में है? जी जी। तो आप अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करें, आपके लिए मंच। आप सभी को नमस्कार है, मंच को नमस्कार है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये दूसरी बार आप लोग से जुड़ी हूँ और जुड़ने में अच्छा लगता है। हम सभी को एक दूसरे को सुनना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे, अगर सच कहूँ तो मुझे सुनना बहुत पसंद है। जब तक आप श्रोता नहीं होते हो तब तक आप अच्छे वक्ता नहीं हो सकते हो, क्योंकि श्रोता होते हैं तो हम लोग को सीखने को मिलता है, नई नई ज्ञान और बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। तो मुझे सुनना बहुत पसंद है। तो मैं अपनी बात को और अपनी कविता को पहले
जल्दी से खत्म करूं और आप लोग को सुनूं, ये मेरी कोशिश है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी और वक्त नहीं लूंगी आप लोगों को। और मैं अपनी विहान की फूल से ही काव्य संग्रह से 2 कविताएं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनेंगे। और पेश है, प्रस्तुत है मेरी पहली कविता मेरी है टूटते तारों की वेदना। टूटते तारों की, हम लोग तारे देखते हैं, टूटते हुए देखते हैं तो हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि टूटते तारों को देखने से और उसको कुछ मांगने से कुछ पूरा होता है। ठीक है, हम लोग कुछ उससे विशेष मांगते हैं और टूटते तारों का। तो अब वो तारों पे क्या बीतती है, जो टूटते तारे हैं उनके अंदर क्या चल रहा होता है, वो तो टूट रहे होते हैं। और हम सब क्या है कि टूटते तारों को देख करके हम अपनी विशेष मांगते हैं, अपनी मनोकामनाएं और बहुत सारी चीजें। तो वो टूटते तारों की वेदना में इस कविता में समाहित किया है, मैंने कोशिश की है। न समझा किसी ने आज तक टूटते तारों की वेदना, जो अपने साथी तारों से छूटता हुआ अनगिनत ख्वाब लुटता हुआ गिर रहा होता है आसमां से, जाने कहां विलीन हो जाता है खुद के अस्तित्व को मिटाता हुआ। न समझा किसी ने आज तक टूटते तारों की वेदना, जो अपने साथी तारों से छूटता हुआ अनगिनत ख्वाब लुटता हुआ गिर रहा होता है आसमां से, जाने कहां विलीन हो जाता है खुद के अस्तित्व को मिटाता हुआ। किसी ने भी न पूछा कभी किस बात से वो टूटा, किसी ने भी न पूछा कभी किस बात से वो टूटा। अच्छा भला था वो, फिर किस बात से वो रूठा। मगर टूटते तारे के दर्द से अनजान आंखें बंद करके अपने और बेगाने मांग लेते हैं अनगिनत सपने और उन सपनों के पूरे होने की आस में गिनने लगते हैं तारे, 1 2 3 4 कई सारे। मगर टूटते तारों के दर्द से अनजाने आंख बंद करके अपने और बेगाने मांग लेते हैं अनगिनत सपने और उन सपनों के पूरे होने की आस में गिनने लगते हैं 1 2 3 4 कई सारे। मगर उस तारे को तो हम भूल ही गए जो टूट कर खो गया है, खुद उजाले देता वो कहीं अंधेरा हो गया है। टूटते तारे से हमने न जाने क्या क्या मांग लिया, उस तारे से पूछो जिसने टूटने का गम जान लिया। इसलिए तो टूटता हुआ भी वो औरों के सपनों को जोड़ जाता है, और पूरे हो जाने की आशाएं छोड़ जाता है। कमाल है, आपने तो तारों को नया जीवन दे दिया, टूटते तारों को नया जीवन दे दिया। मुझे तो ऐसा लगा कि उनकी बोली आपने रखी, क्योंकि क्या इंसान बहुत ही ग्रीडी होता है, बहुत ही लालची होता है, बस अपने बारे में सोचता है। तो और सेलेस्टियल बॉडीज से बहुत प्रभावित भी होता है, हमेशा उनके बारे में पोएम्स लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, लेकिन कभी उनकी क्या सोच है, वो क्या सोच रहे हैं, वो लिखना, खास करके टूटते तारे के बारे में लिखना मैंने तो नहीं पढ़ा था आज तक। तो आपकी एक काव्य संग्रह में ये कविता है, आपने ऐसा कहा ना, तो काफी दिलचस्पी और सभी सीमा जी ने तो तालियां भी दी, तो सुनाई दे रहा था, माइक बंद था बोल के, लेकिन बहुत ही अच्छा। और कोई कविता पढ़ना चाहेंगे आप? अपनी एक कविता और सुना देती हूँ, जी। और कविता सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को सुनूंगी। बिल्कुल। रिश्तों का समीकरण, बदलते वक्त के साथ बदलते रहते हैं रिश्तों के समीकरण भी, कभी जोड़ जैसा जुड़ता और जोड़ता, कभी भाग की तरफ भागता और दौड़ता, कभी गुना जैसा कई गुना बढ़ाता हुआ रिश्तों का तापमान, और कभी घटाव जैसा टूटता और तोड़ता। महत्तम सा किसी को अत्यधिक महत्व देता हुआ, और कभी लघुत्तम सा लघु और संकीर्ण होता हुआ, रेखा सरीखा कोई रिश्ता अनंत तक साथ चलता हुआ,
रेखा सरीखा कोई रिश्ता अनंत तक साथ चलता हुआ तो कभी बिंदु सा सिमटता, छोटा और सिकुड़ता हुआ। लाभ हानि के तराजू पर तौलता और मापता, लाभ हानि के तराजू पर तौलता और मापता तो कभी प्रतिशत की तरह रिश्तों को बिना सोचे समझे गलत या सही आंकता, तो कभी प्रतिशत की तरह रिश्तों को बिना सोचे समझे गलत या सही आंकता। कभी लगकर रिश्तों में दशमलव भी बांट देता है हर एहसास, कभी लगकर रिश्तों में दशमलव भी बांट देता है रिश्तों का एहसास। बढ़ाता है कभी मान तो कभी लगा देता है रिश्तों में पूर्णविराम। अंतिम पंक्ति है, अंततः एक शून्य ही शाश्वत रह जाता है, रिश्तों का हर समीकरण बनता और मिटता जाता है। अंततः एक शून्य ही शाश्वत रह जाता है, रिश्तों का हर समीकरण बनता और मिटता। वाह, बहुत अच्छे। एक और अद्भुत रचना जिसमें पूर्ण विराम, चंद्र बिंदु और सबको जोड़ा। ये मैथमेटिकली कविता बोलना चाहूंगी मैं, जैसे मुझे लगा। तो रिश्तों का जो अलंकार आपने जोड़ा वो बहुत ही अच्छा था। किसी और को कुछ जोड़ना हो या घटाना हो या पूर्ण विराम देना हो तो कर सकते हैं, बोल सकते हैं आप लोग। किसी को बोलना है कुछ, मतलब उनकी कविताओं को लेके? जी बिल्कुल। अर्चना जी, तो अर्चना जी का जो प्रयास है बहुत ही अच्छा है और इन्होंने बहुत सोच समझ कर ऐसे विषयों पे कभी नहीं लिख पाएगा। कला है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और आप ऐसे ही अच्छी कविता लिखते रहे। मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अर्चना जी जितनी आप खूबसूरत है दिखने में, उतनी आपकी कविताएं भी मोहक और खूबसूरत है। और वास्तव में तो पहली बार जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इतना सुंदर लेखन, इतनी सुंदर कविताएं रचने वाली कवियत्रियों के बीच में मैं मौजूद हूँ। और आप सबसे सीमा जी हैं, चाहे ऋषि जी हैं, चाहे अभी और अर्चना जी से अभी मैंने का सुना और मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है कि आगे चल के मैं भी मतलब अच्छी। हालांकि मेरी कविता मेरा जॉनर नहीं है, मैं बेसिकली मैं ज्योतिष आलेख लिखती हूँ, व्यंग आलेख लिखती हूँ, लेकिन इतनी गहरी संवेदना पर कविताएं सुन करके और मैं बहुत प्रेरणा मुझे मिल रही है। और भगवान ने चाहा कि नेक्स्ट जब हम लोग इस तरह का कवि सम्मेलन करेंगे तो ऐसी सुंदर कविताएं मेरी कलम से भी निकलेंगी। आप लोग आशीर्वाद दीजिए और आप लोग को भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज कंटिन्यू। हमें भी आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है रचना जी। नेक्स्ट आपकी बारी ही है, अपनी कविताओं को प्रस्तुत करने का आपको मौका मिलेगा। तो आपकी कुछ संक्षिप्त आपका भी दे देते हैं इंट्रोडक्शन। तो आप एमपी से हैं, ऋचा श्रीवास्तव जी एमपी से हैं, बालघाट से हैं और गृहिणी है, होम मेकर है। लेकिन उनकी ज्योतिष विज्ञान के साथ ही कविता और कहानी आदि लिखना उन्हें पसंद है और वो लिखती हैं रेगुलर बेसिस पे। आप लिखती हैं, हमेशा ही लिखती हैं, रुचि रखती हैं उसमें। उनकी बहुत सारी रचनाएं बहुत सारी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, कादम्बिनी जैसी पत्रिकाओं में उन्होंने अपना प्रकाशन किया है। सुना गया होगा ऑब्वियसली, तभी प्रकाशित हुई है। तो ऐसा मैं नहीं मानूंगी कि आप अभी तक कवित्री नहीं है। तो आपने जैसे कहा कि प्रेरणा ले रही है, मतलब प्रेरणा लेके आप और भी कुछ बड़ा लिखेंगी और भी कुछ बड़ा प्रस्तुत करेंगी। तो इसके अलावा आपने ऑल इंडिया रेडियो और बहुत सारे मंचों में भी अपना पार्ट रचा है। तो चलिए, आपको सुनने का मौका हमें भी मिल रहा है, तो आपको मंच देते हैं, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। और मैं ऋषि सिन्हा जी का मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके माध्यम से मुझे ये मंच मिला।
तो थोड़ा सा मैं माहौल को हल्का बनाने की मैं का प्रयास करती हूँ और आपको अपने हास्य रचना सुनाती हूँ, जो कि बहुत पहले प्रिंट हुआ था कादम्बरी में, और उसको मैंने पढ़ा भी है कई जगह पे। शीर्षक है नेताजी का नारा। अक्सर हम लोग जब इलेक्शन आते हैं तो नेताओं का मतलब शुरू हो जाता है अपना अपना पाखंड और मंचों पे भाषणबाजी शुरू हो जाती है। तो ऐसे मैं एक गई थी एक नेताजी का भाषण सुनने, उसके बाद क्या हुआ उसको मैंने कविता में पिरोने का प्रयास किया है। तो शीर्षक है नेताजी का नारा। कमबख्त चल दिया नारा पैजामे के अंदर, कमबख्त चल दिया नारा पैजामे के अंदर, पकड़ू कैसे उसे मैं लपक कर। वो तो छुई हुई बनकर अंदर जाकर छुप गया ऐसे, कोई सांप आधा दिल के भीतर आधा बाहर तो कैसे। कश्मकश में हूँ इस उलझन को सुलझाऊं कैसे, कश्मकश में हूँ इस उलझन को सुलझाऊं कैसे। मैं तो बाथरूम में हूँ बाहर से किसी को बुलाऊं कैसे। मेरी इज्जत का सवाल है मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकता, मेरी इज्जत का सवाल है मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकता, और इस हालत में बाहर जा भी नहीं सकता। कोई और होता तो गोली से उड़ा देता या भारी रिश्वत लेकर के उसे खरीद लेता। लेकिन ये तो नारा है, लेकिन ये तो नारा है, मेरी इज्जत का सहारा है। अब इसे भीतर से बाहर निकालूं कैसे, अब इसे भीतर से बाहर निकालूं मैं कैसे। इस उलझन से पार मैं पाऊं कैसे। क्या नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास, बंगला गाड़ी करोड़ों की संपत्ति, बस नहीं है तो मेरे पास एक छोटी सी सेफ्टी पिन जिससे दूर होती है विपत्ति। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मुझ पर, कल ही अपने सेक्रेटरी को निकालना पड़ेगा। उसने कभी बताया ही नहीं कि बंदूक छुरी के साथ सेफ्टी पिन भी रख कर चलना पड़ेगा। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है, बाहर मेरे नाम का लग रहा है जयकारा। इधर पैजामे का नारा बन गया फांसी का फंदा। मैं पैजामा पकड़े खड़ा हूँ मैं नेता बेचारा, पैजामा पकड़े खड़ा हूँ मैं नेता बेचारा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ये मतलब आपने जी जी अच्छा मुझे थोड़ा ये मतलब बहुत सारे एक ऐसी छोटी सी हास्य रचना और है, पति पत्नी के नोक-झोंक पर आधारित है। अक्सर मेरे और मेरे पति के बीच में कुछ ना कुछ नोक-झोंक होती रहती है, तो उसको मैंने कुछ पंक्तियों में पिरोया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। कहे फलाने मतलब इसका शीर्षक है, जब तक शीर्षक है प्रेम का अर्थशास्त्र। कहे फलाने पढ़ी है तुमने एकदम व्यर्थ शास्त्र। मैंने अर्थशास्त्र से एमए किया है, तो वो मुझे अक्सर घर का बजट बिगाड़ने के लिए मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि तुमने मतलब किस प्रकार की अर्थशास्त्र पढ़ी है कि घर का बजट हर महीने बिगाड़ देती हो शॉपिंग कर करके। इसी बात पर कहे फलाने, हमारे यूपी बिहार एमपी साइड में पति का नाम नहीं लेते, फलाने कहते हैं। कहे फलाने पढ़ी है तुमने एकदम व्यर्थ शास्त्र, चलो बताओ क्या प्रेम का भी होता अर्थशास्त्र। बोले हम कान खोलकर सुनो फलाने प्रियतम, मैंने बोला कान खोलकर सुनो फलाने प्रियतम। प्रेम बेबी लागू होता उपयोगिता ह्रास नियम, प्रेम बेबी लागू होता उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे जैसे महबूबा आशिक के निकट है आती, जैसे जैसे महबूबा आशिक के निकट है आती, चिकन बिरयानी घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती। डिमांड से ज्यादा प्रेम का रखोगे घर सप्लाई, डिमांड से ज्यादा प्रेम का रखोगे घर सप्लाई। भाव गिरेगा धड़ाम से तुम्हारा पहाड़ से होगा राई। है कठिन बड़ा मेंटेन करना, है कठिन बड़ा मेंटेन करना प्रेम का बैलेंस शीट, है कठिन बड़ा मेंटेन करना प्रेम का बैलेंस शीट। क्रेडिट डेबिट में जो हुई गड़बड़ प्रेमिका देगी पीठ। सुनकर मेरे मधुर वचन फलाने जी घबराए, सुनकर मेरे मधुर वचन फलाने जी घबराए। फरार हुए हैं घर से अभी तक लौट के नहीं आए, फरार हुए हैं अभी तक घर से लौट कर नहीं हुआ। आपने तो भगा ही दिया। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाजवाब।
मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है, आप थोड़ा बॉम्ब लेके आएंगे, मुझे पता था आप बॉम्ब लेके आएंगे। आप बस पहले थोड़ा अपना टीजर दे रही थी कि हम सीख रहे हैं, बट बहुत मजा आया। और थोड़ा हास्य कविता मेरी तो जॉनर बिल्कुल भी नहीं है, तो उससे समझना, आपकी कविताओं से मैं समझ पाई कि किस तरह से हास्य कविता को भी हम एक अच्छा मंच पे प्रस्तुत किस तरह से कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो वो तो सीखने को मिला ही है आपका। बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बहुत ही धन्यवाद। तो जुड़ने के लिए हमारे साथ ऋषि सर जी को फिर से ही धन्यवाद दूंगी कि फिर से एक नए सितारे को लेके आए। लास्ट टाइम उन्होंने और एक जन को लाया था, शायद इस बार वो जुड़ नहीं पाए किसी कारण से, लेकिन बहुत अच्छा लगा, सीरियसली बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। जी इस तरह से जुड़े रहिए। फिर होगा शायद एक काव्य पाठ, तो सुनने को मिलेगा आपसे फिर से। आगे बढ़ेंगे। श्रीतमा हमारी डॉक्टर श्रीतमा दास, वो एक्चुअली वो बंगाली है, बट बंगाल से है, बट अभी फिलहाल वो बैंगलोर में स्थित है। और उन्होंने श्रीतमा ने वो मेरी कॉलेज के लिए, मतलब मेरे कॉलेज से ही पास आउट है, तो हम दोनों ने ही डेंटिस्ट्री की है। हम दोनों ही दंत चिकित्सक हैं, पर उन्होंने मास्टर्स भी किया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उन्होंने बैंगलोर से ही किया है। तो अभी अपने हस्बैंड के साथ वहीं पे है, स्थित है। और उनका एक प्यारा सा बच्चा है जो बहुत ही क्यूट है। आप अगर इंस्टाग्राम में है तो जुड़ सकते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। और वो उनकी स्पेशलिटी लेकिन स्टोरी है, कहानियां बहुत अच्छी लिखती हैं, लेकिन कविताओं में भी रुचि है। और खासकर उन्होंने झारखंड से अपना स्कूलिंग किया है, तो उनकी हिंदी में भी पकड़ मजबूत ही है। तो अब आपको देते हैं श्रीतमा जी, आप अपना प्रेजेंट करिए, मंच आपके लिए है। स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया निशित जी को कि मुझे ये दोबारा चांस दिया यहाँ आने का। पिछली बार भी उन्होंने मुझे कहा था, पर मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, तो मैं जुड़ नहीं पाई। और थैंक यू टू रुबीना जो इतने अच्छे से मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो वैसे मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ, मुझे पसंद है ये लैंग्वेज से, मुझे बहुत लगाव भी है, लेकिन मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ लिखने का, और अक्सर मैं इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट भी करती हूँ हिंदी कविताएं, वो पहले रिव्यू पे जाती है इनके पास या हमारे दोस्तों के बीच में कि भाई देख लो आप लोग कि सही है, ग्रामर सही है, उसके बाद मैं उसे पोस्ट करूँगी। तो ये है किस्सा मेरा। सो अभी भी मैं जो भी आपके सामने पढ़ूंगी, तो मतलब प्लीज अगर कुछ गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो मुझे हमें माफ कर दीजिएगा। तो मैं पहले शुरू करती हूँ। ये कविता का कोई शीर्षक नहीं है, ये एक्चुअली मेरी एक बाल्यपन की एक सहेली थी, उन्होंने एक फोटो पोस्ट करा था, तो उनके बालों पे गुलाब लगा हुआ था। तो मुझे वो फोटो देख के बहुत अच्छा लगा, सो मैंने उसके ऊपर एक कविता लिखी, मैंने पोस्ट भी करा था, तो मैं वही पढ़ रही हूँ पहले। गुलाब जो आपके बालों में सितारा बनकर चमक रहा है, कभी खिला करता था हमारे दिल के बगीचे में। एक सुबह हमने उसे छूना चाहा तो रूठ के बोला, शाख से फूल तक मत तोड़ा करो। और आज देखो वो आपके केशों की सौंधी खुशबू में कैसे गुम है। सच कहूं तो जरा खफा है हम भी, मगर गुलाब से नहीं, आपसे। आप सोच रही होंगी भला कोई मदहोश हो हमारे प्यार में, तो इसमें हमारा क्या कसूर। अरे मोहतरमा, कसूर तो सारा आपका ही है। उन काले बादलों को बांध कर रखा है आपने अपने केशों में। जब मर्जी उन्हें आजाद कर देती है और जब मर्जी उन्हें कैद कर लेती है। और कभी दिल में प्यार उभर आया
तो खुद ही बादल बन बरस जाती है। अब बताइए, इन अदाओं पर कोई कैसे ना मर मिटे। याद तो होगा आपको पिछले साल की पहली बारिश, जब हम पहली बार मिले थे। आप अपने नाजुक हाथों से बारिश की मोतियां चुन रही थी और हम आपके मासूम आंखों के गहराई में डूबे हुए थे। ध्यान ही नहीं रहा कब घटा बारिश, कब होश उड़ा। तभी नजर पड़ी उस गुलाब पर। आपके मखमली होंठ उन्हें चूम रहे थे और वो ऐसे शर्मा रहा था मानो वो चांद बन गया हो। उस दिन भी खफा हुआ था मैं। जिन होठों पर हमारे प्यार का अफसाना लिखना था, आपने उस पर गुलाब की महक लपेट रखी थी। और तो और, जब आखिरकार हमारी नजरें टकराई, आप पलके झुकाए पर्दे के आगोश में चली गई। क्या बीती थी आपके इस दीवाने पर उस दोपहर? सोचा था कभी आपने? खैर, अब जब कभी वो दिन हमारे ख्यालों में लौट कर आता है, पता है तब क्या होता है? सही समझा आपने। फिर से आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। थैंक यू। मैं भूल गई थी बताना कि श्रीतमा जी बोलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि वो मेरी मित्र है। तो श्रीतमा उनको प्रेम कविताएं लिखने का बहुत ही ज्यादा स्पेशलिटी है। वो प्रेम के ऊपर बहुत लिखती हैं। तो इस कविता में भी मुझे वही दिखा और एक गुलाब पे उन्हें चित्रित मतलब एक फोटो से उन्होंने इतना अच्छा लिख दिया। तो बहुत 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 ही अच्छा लगा। ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचना श्रीतमा कि आपकी हिंदी की पकड़ कम है तो आप नहीं लिख सकते हो या फिर नहीं। बेसिकली कवि और कवित्री सब दिल से लिखते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सीखने को हमेशा ही सीखना चाहिए, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, क्योंकि पूरी जिंदगी पढ़ी कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, नहीं तो बहुत ही मंडेन हो जाता है, बहुत ही ये हो जाता है। तो मुझे तो बहुत मजा आया और सबसे अच्छा लग रहा है कि हर कोई अपनी अपनी अलग अलग जॉनर में कविताएं कह रहे हैं। तो बहुत ही मजा आ रहा है इस बार। मतलब एक ही रिदम में नहीं जा रहा है, कोई हास्य कविता कह रहा है, कोई डीपली अपनी मतलब सीख दे रहा है। और जैसे श्रीतमा ने अभी प्रेम व्यंग किया, तो बहुत ही मजा आ रहा है कि अलग अलग पैटर्निटी में सुनने को मिल रहा है। तो निश्चित जी, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि बहुत मजा आता है ऐसे मंच पे बोलने में या सुनने में। सबसे अच्छा मजा आता है तो श्रोता को ही मजा आता है। बोलने में तो बस 5 मिनट बोल लेते हैं, लेकिन हाँ बहुत सीखने को मिलता है। जी जी रचना जी। श्रीतमा जी, आपने जिस मतलब अदा से और इस स्टाइल से कविता पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही स्वीट गेस्चर है आपका, बहुत सुंदर लग रहा है। और टीमा दीदी, मैं आपको तो दीदी बोलूंगी। मुझे ऐसा लगता है शायद आप मुझसे बड़ी हैं और आपकी प्रोफाइल मैंने देखी जैसा कि व्हाट्सएप पे, तो आपको सो मच रिस्पेक्ट टू यू। और हम आपकी पुस्तक को जरूर खरीदना चाहेंगे, अगर अमेजन से उपलब्ध हो तो उसका लिंक आप जरूर भेजिएगा। क्योंकि बड़े बड़े रचनाकारों का तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन हमें और आप में से बीच अगर किसी की कुछ पुस्तक आती है या कुछ रचना प्रकाशित होती है तो हमें जरूर उसको आगे बढ़ाना चाहिए और उसकी सराहना करके उसको जरूर हमको पढ़ना चाहिए। तो सीमा जी बहुत जरूरी है। आपकी जिसकी भी आप में से जिसकी भी कविताएं और जो भी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, अगर अमेजन से उपलब्ध है तो कृपया आप लोग लिंक जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं जरूर खरीद के पढ़ती हूँ और उसकी छोटी समीक्षा भी मैं लिखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज यदि अगर हो संभव हो तो आप लोग जरूर लीजिए। मुझे बस इतना ही कहना था। थैंक यू। मुझे श्रीतमा के लिए कुछ कहना है। श्रीतमा थोड़ी डरी थी कि वो कविता पढ़ पाएगी नहीं पढ़ पाएगी, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने पहले भी बोला था, इस बार बोला है। मुझे आप लोगों में से शायद
सबको नहीं मालूम होगा कि सृतिमा ने मेरे साथ कोलैब भी किया था। उसने कविता लिखी थी, कुछ मैंने जोड़ा और फिर हमने YouTube पे डाला है। तो मैं एक बार फिर से शेयर करूंगा। और ये बहुत डीप लिखती है और मेरा ये सदा मेरा ये रहेगा, इंडेवर रहेगा कि उसको हर एक कवि इसी तरह के कवि सम्मेलन में लाऊं और नई से नई कविता सुनने का मौका मिले। और उनके डर को हटाएं, क्योंकि डर के आगे जीते हैं। बहुत ही पुराना डायलॉग है, मैंने वही बोला। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सीतम्मा जी ने रोमानी कविता सुनाई, आवाज भी बहुत बहुत अच्छी। और जिस तरह से उन्होंने बोला तो ऐसा लग रहा था कि चल रहा है। मुझे लगता है वो स्टोरी टेलर बहुत अच्छी हो सकती है। बहुत जी, एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाह रही हूँ। स्टोरी टेलर है बट कविताएं भी कह लेती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सीतम्मा, और कोई कविता बोलना चाहेंगे? नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ जुड़ी है स्नेहा जी, दुबई से जुड़ी है हमारे साथ। दोबारा बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछली बार भी आपकी बेटे का कुछ मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि आपके बेटे का कोई एथलेटिक्स में था या फिर कुछ था, तो आप वहाँ से जुड़ी थी हमारे साथ स्नेहा जी। माइक्रोफोन बाकी लोग म्यूट कर दें, अच्छा रहेगा, आवाज इको हो रहा है। जी, गार्गी जी आपका खुला था, ठीक है, बंद कर दिया उन्होंने। तो स्नेहा जी बेसिकली दुबई में है अभी, स्थान दुबई से हैं। उन्होंने MBA किया है ह्यूमन रिसोर्सेज में और सीमेंस में काम कर रही हैं और कार्यरत थी। अभी वो होम मेकर ही है, गृहिणी है, लेकिन वो लिखना बहुत पसंद करती हैं। तो उनकी लेखनी में वो खुद अपने शब्दों में बोलती हैं कि वो इस तरह से अपनी कलम से विचार को मन के धरातल से निकाल कर सरल शब्दों में हम सब तक पहुंचाने का प्रयत्न करती हैं। स्नेह कलम की ऐसी कोई कोशिश है। उन्होंने अपनी लेखनी या पेन नेम कुछ स्नेह कलम दे रखा है और उनकी रचनाएं अमर उजाला, दृष्टि, दैनिक साहित्य आदि पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया में आप उनसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक में भी है, इंस्टा में भी है। उन्होंने अपना ID नहीं दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो ट्विटर शब्द बाई कसम को फॉलो कर उन्हें पढ़ सकती हैं। तो स्नेहा जी आप हैं? स्नेहा जी, जी स्नेहा जी, आपको मन देती हूँ। जी रुबीना, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। जी हाँ, मैं एक्चुअली मेरा पेज है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे शब्द बाय कासिम के नाम से। अगर आपको मैं वहाँ पोस्ट करती हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो आप पढ़ सकते वहाँ जाए। और नमस्कार सभी को। तो मैं शुरू करूँगी। आज इंटरनेशनल डांस डे है। मैं खुद एक डांसर भी, मैं एक डांसर हूँ और चूंकि आज इंटरनेशनल डांस डे, अपनी रचनाओं की शुरुआत वहाँ से करूँगी। आजकल सोशल मीडिया पर हम बहुत कई अलग अलग प्रकार के डांस फॉर्म्स देखते हैं। मैं अगर उसे कहूँ तो मैं as contemporary classical dance forms. वो नृत्य के मूल आधार पर ही आधारित है, जिसका शीर्षक है नृत्य। नृत्य सिर्फ पैरों का थिरकना नहीं, ना ही वेग गति से लहराना है, ना ताल बोल आते, ना ही लय का साथ निभाना है। नृत्य कहानी है जो बयां होती बेजुबानी है। नृत्य में जज्बा, नृत्य में है भाव, निशब्द मुद्राएं और चेहरे की अदाएं। जब मन का हाल बयां कर जाए, समझो नृत्य को जी लिया तुमने। जब बिन कहे ही कह दिया तो
मेरी पहली रचना थी नृत्य पर। दूसरी जो है एक छोटी सी रचना है वो भी एक्चुअली कुछ दिन पहले ट्विटर पे लिख रही थी मैं, कुछ काव्य समूह से वहाँ एसोसिएटेड हूँ, तो उस पे किसी ने एक पोस्ट किया था जिसमें गौतम जी में लिखा था कि गौतम बुद्ध कैसे और क्यों चले गए अपनी पत्नी और छोटे बच्चे को सोता छोड़। तो उस पर मुझे ये ख्याल कि जानबूझकर ऐसे कदम क्यों उठाएगा, और पता नहीं कि उस इंसान पे हमें उंगलियां उठानी चाहिए या कुछ बातें ऐसी भी होती हैं ये वश में नहीं होती। मुझे तो मैंने ये छोटी सी एक रचना लिखी जिसका नाम है नियति। है नियति का खेल सभी जो जैसा लिखकर आए उतना ही और वैसा ही इस जग में सबने पाया है। है नियति का खेल सभी जो जैसा लिखकर आया है और वैसा ही इस जग में सबने पाया है। जो खुद के लिए होता हम नियति अगर बदल पाते, जो खुद के वश में अपनी नियति बदल पाते, ना रामायण की युद्ध वन को ही जाते, ना द्रौपदी का जी जाती, ना द्रौपदी का चीरहरण, ना ही कान्हा की लीला मथुरा से कान्हा की लीला मथुरा में ही रहती, गोकुल नहीं आती, जो नियति को रोक पाती। तो है नियति का खेल सभी जो जैसा ले आया है उतना ही और वैसा ही इस जग सबने आया है। ये नियति के ऊपर थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये थैंक यू। ये से अलग होगा ना, फिर बैठने वाला है ना, उसका शीर्ष विषय है आईना। हम खुशी हम सभी से बांटते हैं। कभी कभी जब हम दुखी होते हैं, जब हम किसी से, कई बार मुझे नहीं पता, मैं तो करती हूँ, शायद सारे करते होंगे कि आईने के सामने जाकर कहते हैं ना खुद से बात, मन हल्का हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसका शीर्षक अनदेखा साथी। खुद टुकड़ों में बिखर कर भी अक्स को तो आईना तुझसा गहरा रिश्ता और कौन भला निभाएगा। टुकड़ों में बिखर कर भी अक्स को हमारे तो समेटे है न, तो कौन भला निभाएगा। जब आईना टूटता है तो उसके हर टुकड़े में हमारा अक्स होता है। एक तेरे सामने ही सिर्फ हम शिकवा गिला रखते, खुशियों में तो हमें हर कोई खुद ही गले लगाएगा। इसके बांध हमें हर कोई सर चढ़ाएगा। ये पता है हमें एक तू ही बस सच से हमें मिलाएगा। तो कहते हैं ना खुद को आईने देखो, दुनिया बहुत तारीफ करे पर तुम्हें पता है तुम क्या हो, और तुम्हें सिर्फ आईना ही बताती तो क्या। चढ़ते सूरज को तो हर कोई लाखों सर कम करता है, जीवन की उठान पर हर कोई लाखों पैगाम है। कुछ सच्चा कुछ झूठा सा ये दिल को सिर्फ बहलाएगा। सूरज की सही ताप तू ही मुझ तक पहुंचाएगा। मन तुझको क्या मैं तुझ में जरा निहार लूं, इतना तो पता है मुझ तक एक तू ही सही से पहुंचाएगा। कौन है कौन पराया, ये भी एक दुविधा जीवन की। कितना से अपनाया, ये तो बस मृग तृष्णा है मन की। चाहे साथ ना हो कोई तो एक साथ निभाएगा। विश्वास है तू हर दुविधा में भी हमें जरूर अपनाएगा। कभी जब मन बोझिल लगे और आंखें जब धूमिल लगे, कुछ आस किसी से ओझल लगे,
तुम्हारे आऊंगी, मन की हर बात बताऊंगी। विश्वास है तुम पर है मेरा, मैं पास तुम्हारे आऊंगी। क्योंकि खुद टुकड़ों में देखकर भी अक्स को हमारे जिसने समेटा है, जीवन में उसका गहरा रिश्ता और कौन भला निभाएगा। बहुत ही बढ़िया। एक थैंक यू। रिश्तों आज थी, अभी यहाँ कुछ कविताएं, कुछ रचनाएं उस पर आई। छोटी सी एक रचना दी हूँ। देखा है मैंने रिश्तों में अल्फाज बदलते हुए, देखा है मैंने रिश्तों में अल्फाज बदलते हुए, कुछ एहसास और जज्बात के अंदाज बदलते हुए। देखा है मैंने रिश्तों में कुछ एहसास और जज्बात के अंदाज बदलते हुए, महकते रिश्तों के रुआब बदलते हुए। हाँ, देखा है मैंने रिश्तों में अल्फाज बदलते हुए, ख्वाब को किस्मत से देखा है लड़ते हुए, कल्पना को हकीकत से रूबरू मिलते हुए। बंद आंखों में जो अपना हो, खुली आंखों में उसे बिछड़ते हुए। हाँ, देखा है मैंने रिश्तों में अल्फाज बदलते हुए। बस, धन्यवाद। 4 कविताएं आपने सुनाई और सब बहुत ही मतलब एक तो आप ट्विटर की पोस्ट से प्रभावित होकर आपने लिखा गौतम बुद्ध पे, और वो बहुत ही अच्छा था। आपने हिस्ट्री, माइथोलॉजी बोलना चाहिए, हिस्ट्री नहीं, माइथोलॉजी को जोड़ के आपने जो कविता लिखी, तो उसमें भी काफी सीख थी। और हाँ, हम भी आईने के सामने जाके अपनी व्यथा या फिर खुशी बांटते हैं, तो वो भी बहुत ही ज्यादा मतलब रिलेटेबल बोलना चाहिए, रिलेटेबल था। और छोटी छोटी कविताएं तो बहुत, दुबई में रह के आप ये सब कर लेती हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए आ जाती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। स्नेहा जी, आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। और माइक बंद है आपको, कुछ कहना चाह रही है स्नेहा जी? आपका माइक बंद था, सुनाई नहीं दिया जी। कुछ कहना चाह रही? जी, धन्यवाद आपका कि आप जुड़ी हमारे साथ फिर से दोबारा, बहुत अच्छा लगा। और निश्चित जी, आपका हैंड रेस के कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? मतलब हैंड रेस करके आ रहा है वो, ऐसे ही क्लिक हो गया है क्या? हाँ, हो गया है, मैं मिनराज कर लेता हूँ। जी, ठीक है, वो आइकन को बंद करने से ही चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली कविता। म्यूट है अभी। रुबीना जी का माइक हो, रुबीना जी माइक अनम्यूट कीजिए। अच्छा, माइक जी, ठीक है। अगली अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है। हाँ, बिछ रहे थे। गार्गी जी, आप अपना भी म्यूट करिए प्लीज। जी, अगली कवित्री हमारे सामने है जो आने वाली है मंच पे, वो गार्गी घोष जी हैं। नई दिल्ली से हैं वो, लेकिन उनका जन्म जमशेदपुर में हुआ था। हिंदी साहित्य से बहुत रुचि रखती हैं बचपन से ही, और उन्होंने अपनी MSc की है, जूलॉजी में की है, और संगीत में, क्लासिकल म्यूजिक में निपुण है वो। उन्होंने शास्त्रीय संगीत दिया है वहाँ पे, मतलब शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण लेना शुरू किया था। छोटी पंक्तियां लिखती हैं और संगीत के साथ साथ कविताओं में भी रुचि रखती हैं। तो मैं उनको माइक देना चाहूंगी। आप गार्गी जी, अब आप माइक खोल सकती हैं, अपनी कविता प्रस्तुत कर सकती हैं हमारे समक्ष। और आपका स्वागत दोबारा हमारे हिंदी काव्य पाठ रचना में। पिछली बार भी आप जुड़ी थी, तो चलिए सुनते हैं गार्गी जी को। नमस्कार सभी को, देर से जुड़ने के लिए क्षमा चाहती हूँ।
मैंने बहुत कुछ शायद मिस कर दिया है देर से आने के लिए। तो मेरी आज की कविता जो है, मेरी ज्यादा रुचि है, विषय जो मुझे अच्छा लगता है वो है प्रकृति और प्रेम। ये जो दो विषय है, मतलब कुछ लिखने बैठूं तो पहले प्रकृति आती है और प्रेम तो उसमें है ही शामिल। तो प्रकृति पे है एक रचना, छोटी सी है, दोनों छोटी छोटी रचनाएं पढ़ूंगी। आसमां में लालिमा बिखेरती आई भोर, मृद ठंडी बयार, शांत चारों ओर, बिन शोर, हृदय में रंग भरती एक और नई भोर। उम्मीदों की किरणें नस नस में लहू के लाल रंग में घुलती, नई ऊर्जा धमनियों में ईश्वर का दिया हुआ एक और नई भोर। कमलिनी खिल गई पाक पर, कलरव करती विहंगे शाखाओं पर। किसान हल लिए चले खेतों की ओर, एक और नई भोर। नावे घाट पर लग चुकी है, माझी तैयार बैठा, पहुंचाए उस छोर एक और नई भोर। शांत चित्त दिन निकलता और न जाने मन किस ओर चलता। तमन्नाओं का चलता सिलसिला, जाने उस चित चोर एक और नई भोर। अपने अपने काम पर चले, जीवन बढ़ती जीविका तले, कभी उत्तम कभी मध्यम, भूख निवारण लक्ष्य की ओर एक और नई भोर, एक और नई भोर। धन्यवाद। एक और प्रेम पे मेरी एक कविता है। प्रेम पर एक छोटी सी कविता। ये घना कोहरा में तुम्हें पहली बार देखा, कुछ धुंधला अस्पष्ट नजर आ रहे थे। दिन बढ़ता गया, तुम और स्पष्ट दिखने लगे। यौवन से भरा आंखों में हजार सपने, अपने भीतर हजारों ज्वालामुखियां जैसे एक क्षण में विस्फोरित होने को बेकरार। अग्निशाला की लौ ऊंचाइयों को छू रही थी। तुम्हें पाना सदियों का इंतजार, जैसे भूख के प्यासे को जलाशय का दीदार। अब और नहीं, मैं आ गई हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गार्गी जी। छोटी छोटी रचनाएं थी, बट सच में पिछली बार भी आपने छोटी 2-3 कविताएं पढ़ी थी और वो तीनों ही बहुत अच्छी थी। तो इस बार भी बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा और बहुत शुक्रिया। अब देश से जुड़ी कोई बात नहीं, शायद ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये हमारा निश्चित जी शायद रिकॉर्ड हो रहा है ये, तो आपको बाद में शायद सुनने को मिल जाएगा। बट आप जुड़ी, मतलब लास्ट तक जुड़ी, तो ये बहुत अच्छा लगा हमें और आपकी कविता सुन के बहुत मजा आया। तो आपका माइक थोड़ा बंद कर दें गार्गी जी। तो सभी ने काव्य पाठ कर लिया है मुझे लगता है। गार्गी जी माइक खुल गया, बंद कर दिए जी। तो हमारे पास टाइम है ना निश्चित जी, शायद इसमें कोई अनलिमिटेड टाइम होता है क्या? गूगल मीट पे कर सकते हैं और भी पढ़ सकते हैं कविताएं शायद। नहीं, अनलिमिटेड होता है, बट हम लोग एक राउंड ही रखते हैं, फिर एक रखते हैं तो ठीक है, खत्म। हाँ जी, तो मेरे पे खत्म करते हैं। मेरी कविता एक तुमसे शुरू खत्म बोलते हैं ना। मेरे से खत्म। अच्छी बात है, अच्छी बात कही आपने। तो मेरी कविताएं तो थोड़ी मतलब मोटिवेशनल लिखती हूँ मैं, तो थोड़ी सीरियस होती है बहुत।
आज से तो कुछ होगा नहीं उसमें। तो मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगी, मैंने हाल ही में लिखा है, पोस्ट भी किया इंस्टाग्राम में। अगर इंस्टाग्राम में आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग सबकी प्रोफाइल है, फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो मैं रुबीना ही हूँ, रुबीना इमाम करके हूँ। और इंस्टाग्राम में मेरी आईडी है रूबरू_रुबीना, तो आप सब जुड़ सकते हैं अगर आपका वहाँ पे आईडी प्रोफाइल है तो, पेज है। निशित जी और श्रुतमा तो है ही मेरे फ्रेंड लिस्ट में, वहाँ पे फॉलोअर, हम लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो मेरी ये रचना का कोई मैंने कोई ये नहीं रखा है, मतलब कोई उसका शीर्षक नहीं है, लेकिन मैं पढ़ना चाहूंगी। भावनाओं की गोद में खूब खेली, कुछ उछाली गई, कुछ ढकेली, पर्यटन की चाह में पालना बांधा, औंधे मुंह गिरी किसने संभाला, कभी चोट खाई, कभी डगमगाई, घिसकने लगी जब बड़ी चहचहाई, दीवारों पे उठकर संभलना जो सीखा, दोनों पथ पर अंततः होगी समीक्षा, कभी शिक्षा के लहराए सैकड़ों झंडे, कभी स्वतंत्रता सेनानी संग खाए डंडे, बनी मूक दर्पण स्वयं किया समस्त अर्पण, किंतु कहाँ प्रेम प्रसंग की बंसी दी सुनाई, क्षण भर उल्लास झट विरह की खटास, परिधि पर ख्याति त्रिज्या उपहास, पुरस्कृत अक्षरों की संग्रह तिरस्कृत, कहो ऐसे संसार वृत्त होगी विकसित, पथरीली धरा पर चक्षु के मोती, बंजर जमी पे कैसे उपजाए रोटी, रचनाएं प्रकाशन हेतु दर बदर भटकी, सफलता की पूंजी अस्वीकृति में लटकी, अंतिम जतन पर भी मिला ना निवास, प्रतिभा पराजित हुआ टूटी हर आस, धराशायी होकर रन में गिरी तब हताश, दफनाए या जलाए कविताओं की लाश। जी, मेरी एक ही कविता मैं प्रस्तुत करूंगी, काफी लंबी हो गई। तो ये बेसिकली इस पे है कि हम बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, बट कभी कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, या फिर कभी कभी पूरा संग्रह नहीं हो पाता, तो हम इसे प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। तो शायद उसको मेरी काफी सालों से चल रही है, 1-2 साल से मैं कर रही हूँ कि मैं ऐसा प्रकाशित करूंगी, लेकिन वो डेंटिस्ट्री करते हुए, दंत चिकित्सा वाला काम करते हुए पूरा एक साथ मैन्युस्क्रिप्ट में लाना, जैसे कि सीमा जी ने किया। सीमा जी का कवर पेज मुझे बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने, आपने शायद खुद से चुना है या फिर किसी से किया है, बहुत पसंद आया मुझे। तो उसी पे था ये कि कविताएं कभी कभी बहुत सारे दर बदर भटकती रहती हैं, लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाती हैं, हमारे पास ही रह जाती हैं। तो उनकी वो निराश होने वाली कोई बात नहीं होती है। मेरे को 6-7 साल हो गए, जी, पहला काव्य संग्रह है जी जी। तो ये तो निराश तो मैं होती नहीं हूँ, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ, बट शायद मेरी कविताएं मुझे निराश कर सकती है, तो उसको जी 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 प्रकाशित करने भी जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इच्छा, अगर इच्छा है तो वो कर लेना चाहिए, बिकॉज जिंदगी एक ही मिली है, तो आपको जो जो करना है वो कर लेना चाहिए। अपनी ओर से पूरी पुश करना चाहिए आपको कि आप जो जो करना चाहते हैं, एटलीस्ट बकेट लिस्ट तो नहीं बोलूंगी मैं, उस तरह से मैं लेती नहीं हूँ चीजों को कि मेरी बकेट लिस्ट में ही है, बट हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आप उस पर थोड़ा काम करें, अच्छे से थोड़ा लगन लगाएं, तो वो हो जाएगा। तो उसी, और ऊपर से सिर्फ कविता मतलब प्रकाशन करने से तो सिर्फ होता नहीं है, उसको मार्केटिंग कैसे करनी है, पूरा जब तक आपने वो कर नहीं लिया तब तक लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, बिकॉज अगर वो ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है ना, तो बेसिकली वही है, आपने पोस्ट किया और उस तरह से। लेकिन
बहुत बहुत मजा आया सबसे जुड़ के, बहुत अच्छा लगा। अलग अलग जॉनरे में सुनने को, और नए लोग भी जुड़े हमारे साथ, रितमा और रचना जी, तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू रखे, कम से कम महीने में एक बार। निश्चित जी क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो हम इसको पहले ही करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश बहुत सारे निश्चित जी अंकल के भी पिताजी का देहांत हो जाने के कारण ही और पीछे चला गया, और फिर हमारा भी कुछ था। तो लेकिन ये काव्य पाठ में बहुत मजा आता है, बहुत कुछ अलग अलग विषय पे सुनने को मिलता है ना, तो बहुत ही प्रेरणा मिलती है। जैसे कि कहा था किसी ने कि बहुत प्रेरणा मिलती है, तो अच्छा लगा। आशा करती हूँ सबको ही अच्छा लगा होगा। सबकी की संध्या अच्छी गई होगी। शनिवार की वीकेंड है, आप लोगों ने अपने वीकेंड में हमें समय दिया, ये बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि वीकेंड में लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या फिर कहीं जाना चाहते हैं। सीमा जी तो कहीं जाने वाली थी, लेकिन शायद कैंसिल हो गया शायद वो। जी, मौसम खराब हो गया, प्रोग्राम जी, मौसम आजकल खराब हो जा रहा है बीच बीच में, तो वो भी एक चीज है। लेकिन ये ज्यादा आनंद लिया हमने कविताओं का, ज्यादा अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और अच्छा गूगल में फिक्स कर लीजिए, महीने में एक दिन तो जरूर कीजिए। जी, और कहना चाहूंगा कि ये आयोजन आज का सच में वाकई बहुत ही अलग अनुभव था, बहुत अच्छा लगा। और मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मैं आपसे पहली बार जुड़ रही हूँ या पहली बार मिल रही हूँ, ऐसा लगता है आप सभी से बहुत पुरानी जान पहचान है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि महीने में एक बार ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे कि जैसा कि रुबीना ने कहा कि कविताएं लिखी जाती है, और जैसे अजन्मा शिशु होता है वो गर्भ में ही वो खत्म हो जाता है, कविताएं रह करके वो दब जाती डायरी की पन्नों के बीच में, तो उनका प्रकाशन अगर जरूरी नहीं कि पत्र पत्रिका में हो, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं। एक तरह से ये भी अच्छा लगता है। और वैसे देखा जाए तो लेखन तो स्वांता सुखाए का विषय है, हम कविता स्वांता सुखाए लिखते हैं, अपने सुख के लिए लिखते हैं, लेकिन यदि वो अन्य लोगों की भावना के साथ भी वो संबंध रखती है, रिलेट करती है, तो क्यों ना इनको प्रकाशन भी किया जाए, और क्यों नहीं विस्तार में किया जाए, क्यों ना इनको फैलाया जाए समाज में। और ये तो एक बहुत अच्छा माध्यम है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और कि आप सबने मुझे इस मौका दिया। और मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, मुझे भी ज्यादा बोलने की आदत है, मन करने आदत मेरा भी एक रहा है, मेरा कार्य भी नहीं कार्य कभी कभी किया है मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सिर्फ 18% बैटरी बची है मेरी फोन में, तो वो कब डेट हो जाएगा पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। जुड़ी और हर कविता के बाद में आपने अपनी बात रखी, तो आप बोल रहे हैं बात होनी है, तो अच्छी बात है ये। आपकी भावना को सबके बारे में सुनने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा जी। आपकी बैटरी जा रही है, तो आप कट कर सकते हैं, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं जी। मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि ये जो हम लोगों ने शुरुआत की है लास्ट टाइम में, जब हमने कोशिश की थी, मुझे पता नहीं है आप लोगों से क्या मेरा संबंध है, बट कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि हम लोग एक साथ जुड़े हैं। और ये मुझे तो लगता है कि एक कम्युनिटी है जिसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए। काफी लिमिटेड लोग हैं, वैसे काफी सीमा जी को भी पता है, काफी जमशेदपुर में भी एक कवित्रों का बहुत अच्छा यहाँ पर टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर। बट मैं चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं या जिनको मेन एक जो ना दिलचस्पी है हिंदी में कविता लिखने में, ऐसे लोगों से जुड़े। और बाकी तो पैरेलली हर काम चलता है, सबका अपना प्रोफेशन है, सबकी अपनी बातें हैं, वो तो चलती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि हर एक या 2 महीने पे हम लोग को ये करते रहना चाहिए। इससे हमारा भी थोड़ा डेवलपमेंट होगा, हम सबका डेवलपमेंट होगा, थोड़े नॉलेज बढ़ेंगे और जो भावनाएं हैं वो सामने आएंगी। विद दिस होप अगेन यू कैन से विश ऑल ऑफ यू द बेस्ट। रिचा जी आपको भी धन्यवाद, ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। और बाकी सीमा जी, राधे जी, स्नेहा जी, अर्चना जी और रूबीना, खासकर तुम्हारा
इतना अच्छा मॉडरेशन तुम्हारा होता है। जी धन्यवाद, आपने मंच दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और शिप्रमा कुछ कहना चाहती थी? मंच संभालती है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शिप्रमा कुछ बोलना चाह रही? हाँ, मैं कह रही हूँ कि पहली बात तो ये कि लाइक सीमा जी ने कहा, बाकी सब ने कहा, रूबीना तुम बहुत अच्छा मॉडरेट करते हो, मतलब यू आर वेरी गुड इन दिस। और दूसरी ये मेरी मुझे पहला मंच मतलब हिंदी में, खासकर इंग्लिश में किया है बट हिंदी में मैंने कभी किया नहीं, बिकॉज ऐसा कभी मौका नहीं मिला। ऐसे हिंदी अभी तो मैं बंगाल में हूँ तो हिंदी से थोड़ा दूर हो गई हूँ, मतलब तो मेरा हिंदी प्रदेश से ही मेरा जहाँ से शुरुआत हुई है, बट फिर भी अभी तो काफी दिन से हिंदी से दूर हो गए। बट हिंदी मुझे बहुत पसंद है। हिंदी में जैसे आप भावनाओं को प्रकट कर सकते, कोई लैंग्वेज, मतलब एज एन इंडियन मुझे लगता है कोई लैंग्वेज में, बंगाली में भी कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है मैं हिंदी में ही प्रकट ज्यादा अच्छे से कर पाती हूँ अपनी भावनाओं को। इंग्लिश में तो होता ही नहीं है वैसा, तो इसीलिए मतलब मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ कि ये रूबीना जी ने जो कहा मैं इंग्लिश में नहीं कर सकती, दैट्स नॉट राइट। बिकॉज आप अगर उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो इंग्लिश में भी इक्वली, मतलब बहुत ही अच्छा लिखती है वो। सो इट वाज बी जस्ट शी वाज बीइंग मॉडेस्ट, बट सच मैं बता रही हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज हर फ्रेंड, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बहुत ही अच्छा लिखती है। और मतलब एंड दूसरी बात मैं कह रही थी निशित जी को, लाइक थैंक यू मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। मैं ऐसे लिखती इंग्लिश में ही हूँ मेनली, और लाइक मेरा प्रोफाइल, मतलब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ही स्टोरी टेलर के नाम से है। सो मेनली मैं स्टोरीज लिखती हूँ और हर चीज में स्टोरीज ही बताती हूँ। सो कविता इज यू नो एट द बैक हैंड फॉर मी, लेकिन फिर भी मैं कविता लिखती हूँ। और निशित जी का खास करके यहाँ पे शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि मैं मंच पे आकर के कुछ बोलूँ। आई हैव अ स्टेज फियर, मुझे स्टेज फियर बहुत ज्यादा है, मैं नहीं बोल पाती हूँ। मैं लिख लेती हूँ लेकिन स्टेज फियर इज लाइक बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे यू नो ही गेव मी, सॉरी मैं इंग्लिश हिंदी मिला के बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। तो उन्होंने मुझे ये यू नो इंस्पायर किया कि यू नो आई शुड कम अप एंड स्पीक हियर। तो दैट्स रियली अपलॉडेबल, यू नो। मतलब निशित जी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस। और या अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ तो मैं जरूर जुड़ना चाहूंगी, सो दैट यू नो मैं भी लिखूं। लाइक मैं पहले भी बोली कि हिंदी मुझे बहुत पसंद है एज अ लैंग्वेज, लेकिन क्योंकि वो मेरी मातृभाषा नहीं है तो मैं थोड़ा सा वीक हूँ उसमें, थोड़ी सी था, आई डोंट नो, आई एम लिटिल वीक इन दिस। हमें जुड़ने के लिए किसी से भी आप बात कर सकते हो, जैसे अर्चना जी उन्होंने प्रकाशन कर चुकी है, सीमा जी तो चली गई, उन्होंने भी प्रकाशन कर चुका है। तो अगर ऐसा लगा तो हम तो है ही, बट फिर भी अगर जिन्होंने प्रकाशित किया है अपनी किताबों का, उनसे अगर कुछ भी इंस्पिरेशन लेना है, कुछ भी है, तो मेरे ख्याल से वो लोग कुछ ही हमें हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। और शिप्रमा लास्ट टाइम भी हमसे जुड़ी नहीं थी, आई नहीं थी, बट उन्होंने वो पोस्टर बनाया था जो हमने शेयर किया था, तो उसका श्रेय भी उन्हें जाता है। उन्होंने वो बहुत अच्छा पोस्टर बनाया था, और इस बार तो निशित जी ने बनाया, तो मतलब धन्यवाद आप दोनों का ही। एक अलग से एक पोस्टर बनाना भी एक आर्ट है, कला है, तो बहुत अच्छा लगा सबसे जुड़ के। शायद समय भी अभी काफी हो गया है, तो ऐसे ही जुड़े रहिए। अगली बार भी हम ऐसा कुछ लेके आएंगे, सबको ही रहे, नए चेहरे भी ऐड हो, यही कोशिश रहेगी। तो चलिए अब चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए, शुभ रात्रि।